हेलो फ्रेंड्स, यह जस्ट क्रैकेट की सीरीज सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988 और इसके अंदर हम स्वामी की हैंडबुक में दी हुई एलटीसी पर सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। स्वामी की हैंडबुक में सेक्शन 13 के अंदर एलटीसी रूल्स पर ये सारे टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एलिजिबिलिटी। पहला टॉपिक है एलिजिबिलिटी और एलटीसी रूल्स के अंदर रूल 1 और 2 के अंदर एलिजिबिलिटी बताई हुई है। तो हम पहले रूल 1 और 2 ही देख लेते हैं एलटीसी का। रूल 1 देखते हैं। सबसे पहले तो है कि इन रूल्स को कहा क्या जाता है वो तो हमने देख ही लिया कि सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988 इनका नाम है। और ये कब फोर्स में आए ये डेट जरूर याद रखनी है, विच इज 21 मई 1988। अब देखते हैं कि ये रूल्स किस पर अप्लाई होंगे और किस पर अप्लाई नहीं होंगे। देखो अप्लाई किस पे होते हैं। दिस इज गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज सिविलियन। अब या तो ये सेंट्रल सर्विस का पार्ट हो या फिर ये डिफेंस सर्विस का पार्ट हो। सेंट्रल सर्विस जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, ठीक है, और डिफेंस सर्विसेज का अगर पार्ट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट तो ही शुड बी सिविलियन। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जिस पर कि ये रूल्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट पर डेप्यूटेशन पर गया है तो उस पर भी ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसके लिए कुछ अलग कंडीशन है जो कि हम अगले रूल पे पढ़ेंगे, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट पर भी अगर है तो भी उनको एलटीसी मिल सकता है। और नेक्स्ट है जो कि सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर कर गया एंड नाउ ही इज री एम्प्लॉयड फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए भी हम पढ़ेंगे अभी आगे कि क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इन चारों कैटेगरीज पर ये एलटीसी रूल्स 1988 अप्लाई होते हैं। नाउ लेट अस सी कि ये किस पर अप्लाई नहीं होते हैं। इसको अगर हम कंसेप्ट से समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्यों ये रूल्स इन्हीं पर अप्लाई होते हैं और इन पर अप्लाई क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, देखो जब अप्लाई होते हैं ये रूल्स किसी पर तो वो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सेंट्रल सर्विसेज के हैं, डिफेंस सर्विसेज के हैं, और अगर रिटायरमेंट भी हुआ है तो स्टिल ही वॉज अ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। हाउएवर ही इज री एम्प्लॉयड फॉर सम फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अगेन कॉन्ट्रैक्ट भी जो होता है वो 4-5 दिन का तो होता नहीं है, इट इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 1 साल का है, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 5 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड जो है वो इन्वॉल्व है इसलिए इनके ऊपर एलटीसी रूल्स अप्लाई होते हैं। अब फिक्स टाइम पीरियड इन्वॉल्व होने से क्यों एलटीसी रूल्स अप्लाई हुए, भाई देखो हम आगे पढ़ेंगे कि एलटीसी रूल्स, एलटीसी में एलटीसी जो मिलता है इसके अंदर वो ब्लॉक में मिलता है या फिर एवरी ईयर मिलता है। ब्लॉक कितने कितने साल के होते हैं, या तो 2 साल का होता है या 4 साल का होता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 साल का ही है तो स्टिल 2 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो दैट मीन्स कि उसको एक एलटीसी तो मिल सकती है। इसलिए अगर फिक्स टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट और री एम्प्लॉयमेंट के अंदर, क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड होता है इसलिए इनके ऊपर एलटीसी रूल्स अप्लाई होते हैं। अब देखो अप्लाई किस पर नहीं होते हैं। दिस इज अ पर्सन जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने का क्या मतलब है कि हमें पता ही नहीं वो कब तक रहेगा, हो सकता है 3-4 महीने की बात हो सिर्फ, तो 3-4 महीने के लिए तो उसको एलटीसी रूल्स के अंदर कवर नहीं करा सकते। अगेन कैजुअल, डेली रेटेड या फिर कंटिजेंसीज। जब हमने लीव रूल्स पढ़े थे तब भी हमने ये चीज समझी थी कि भाई इनके ऊपर लीव रूल्स क्यों नहीं अप्लाई होते, इन सब के ऊपर लीव रूल्स भी अप्लाई नहीं होते और एलटीसी रूल्स भी अप्लाई नहीं होते, क्योंकि इनके लिए कोई फिक्स पीरियड नहीं है। कंटिजेंसी मतलब कोई कंटिजेंसी सर्विस है जो कि 4 महीने के लिए हमें सिर्फ किसी को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है तो सिर्फ 4 महीने के लिए करना पड़ रहा है। डेली रेटेड है तो डेली रेटेड भी इसीलिए, या फिर कैजुअल वर्कर्स भी इसीलिए रखे जाते हैं कि भाई अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो हम इनको रख लेते हैं। ठीक है, अगेन नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन, तो इसलिए इनका क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड नहीं है सो एलटीसी रूल्स विल नॉट अप्लाई टू दिस। देन आ जाते हैं रेलवे सर्वेंट्स, क्योंकि इनके अपने खुद के रूल्स होते हैं। अगेन मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इनके भी अपने खुद के एलटीसी रूल्स होते हैं। देन है लोकल रिक्रूट्स इन इंडियन मिशन अब्रॉड, या फिर ऐसे कोई भी पर्सन जिनको की लीव ट्रेवल कंसेशन किसी भी तरीके से मिल रहा है, किसी भी और तरीके से मिल रहा है, ठीक है, एनी अदर फॉर्म ऑफ। तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों इन लोगों के ऊपर ये वाले एलटीसी रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं।
लेट अस सी द रूल 2 नाउ। रूल 1 में 4 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज थी जिन पर की एलटीसी रूल्स अप्लाई होते हैं, है ना। वो 4 कैटेगरीज क्या थी कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पहले से ही है, तो किसी सेंट्रल सर्विसेज का पार्ट होंगे वो, या फिर वो डिफेंस सर्विसेज का पार्ट है बट दे आर सिविलियन, तो उन पर एलटीसी रूल्स अप्लाई होते हैं। हमने पढ़ा फर्स्ट रूल के अंदर। सेकेंड पॉइंट पे था कि अगर कोई बंदा स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट पर डेप्यूटेशन पर आया है। थर्ड था कॉन्ट्रैक्ट पर है। और फोर्थ था कि रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉय हुआ है ना। तो इसके अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो कुछ स्पेशल केसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर टाइम पीरियड इन्वॉल्व है। देखो भाई, जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके लिए सीधा सीधा रूल है कि 1 ईयर ऑफ मिनिमम कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, तो वो पर्सन जो है वो एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फाइन। अब इन तीनों के लिए क्या स्पेशल केस है? सपोज इन चारों ही कैटेगरीज के अंदर किसी बंदे की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 17/9/23, तो 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस कब होता है इनका? 17/9/2024 पे, तो इस दिन ये एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड, ठीक है, इस दिन ये सारे के सारे जो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो सब इस दिन पर एलिजिबल हो जाते हैं। बट क्योंकि इन तीनों के केस के अंदर देखो टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जिस भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर ये लोग एम्प्लॉय हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ये बंदा डेपुटेशन पे आया है, तो जिस भी मिनिस्ट्री में आया है या कॉन्ट्रैक्ट पे है या फिर री एम्प्लॉयमेंट, जिस भी मिनिस्ट्री या जिस भी डिपार्टमेंट में हुआ है, उस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जो अथॉरिटी है वो ये चेक करे कि भाई इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने साल का है, री एम्प्लॉयमेंट कितने साल का है, या फिर डेपुटेशन जो है वो कितने साल का है। अगर ये टाइम पीरियड डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 2 ईयर्स का है, ये इन तीनों के केस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर ये टाइम पीरियड 2 ईयर्स का है, तो देन दीज पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर होम टाउन एलटीसी। और अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ये टाइम पीरियड है 4 ईयर्स का, यानी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सपोज पर्सन का, तो इन दैट केस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कैन अलाउ देम ऑल इंडिया एलटीसी। यानी कि देखो 23 के अंदर इसने ज्वाइन करा है, तो 2025 तक अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट है तो भाई होम टाउन मिल जाएगा, और अगर 2027 तक है तो ऑल इंडिया भी मिल जाएगा। फाइन। तो ये तो हो गया आपका इसका फर्स्ट पॉइंट। एंड मैं फिर से बता रही हूँ कि ये जो 2 साल और ये 4 साल है, ये कहाँ से काउंट होंगे? ये इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए उन्होंने स्पेशली एक कंडीशन लगा के दी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो ये चेक करे कि कम से कम वो बंदा 2 साल के लिए सर्व करे टू गेट होम टाउन एलटीसी, और कम से कम 4 साल के लिए सर्व करे टू गेट ऑल इंडिया एलटीसी। एंड दिस इज टू बी रेकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अगर वो डेपुटेशन पर भी आया है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो किस दिन आया है, तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ये मानी जाएगी, है ना। अब देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट के अंदर सबसे पहले सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट पर अगर कोई पर्सन है और इनिशियली उसका सिर्फ 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो भाई एलटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो पीरियड एक्सटेंड होता है तो ये पूरा पीरियड काउंट होगा, ठीक है। यानी कि 17/9/2023 को इसने ज्वाइन किया था और यहीं तक इसका जो था वो कॉन्ट्रैक्ट था, बट स्टिल इट गेट्स एक्सटेंडेड अप टू 2024, 25 या 26 या 27, जहां तक भी, तो ये पूरा पीरियड यानी 1 साल का स्टार्टिंग का पीरियड और जो एक्सटेंशन का पीरियड है, ये पूरा का पूरा काउंट होगा फॉर एलटीसी। तो अब ये पर्सन जो है वो एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एंड जो रिटायरमेंट वाले एम्प्लॉयज हैं जो कि री एम्प्लॉय किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इन दैट केस रिटायरमेंट से पहले का जो भी पीरियड होगा इनका, प्लस फिर री एम्प्लॉय हो गए वो, अगर इसके अंदर कोई गैप नहीं है बीच में, यानी जिस दिन उनका रिटायरमेंट हुआ है, सपोज 30/9/2023 को इनका रिटायरमेंट हुआ था और 1/10/2023 को ही इनको री एम्प्लॉय कर दिया गया, तो इसकी ये जो सर्विस है ये कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी और उसी हिसाब से इनके ब्लॉक्स जो है वो चलेंगे, ठीक है। ये था थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। सपोज इनका जो रिटायरमेंट हुआ था वो 30/9/2025 पे रिटायरमेंट हुआ है, ठीक है। तो 30/9/2025 के टाइम पे कौन सा ब्लॉक चल रहा है? 22 से 25 का ब्लॉक चल रहा है एलटीसी का, और इसके अंदर ये अपना ऑल इंडिया एलटीसी जो है वो ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं। इस 4 ईयर के ब्लॉक के अंदर ऑल इंडिया एलटीसी हैज ऑलरेडी अवेल्ड।
तो चाहे वो री एम्प्लॉय भी हो जाते हैं, ठीक है, री एम्प्लॉय अगर 1/10/2025 को इनका री एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनको फ्रेश एलटीसी मिलेगा। इस ब्लॉक का एलटीसी क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट से पहले ही अवेल कर लिया था, तो इस ब्लॉक के अंदर अब उनको दोबारा से एलटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ही हैज अवेल्ड ऑफ द कंसेशन, उस 4 ईयर के ब्लॉक के अंदर उन्होंने ऑल इंडिया एलटीसी ले लिया है, एंड देन ही इज रीएम्प्लॉयड विदाउट एनी ब्रेक, देन ही कैन नॉट अवेल दिस कंसेशन टिल द एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। जब तक ये 4 ईयर्स का ब्लॉक खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, उससे पहले वो ऑल इंडिया एलटीसी के लिए दोबारा से एलिजिबल नहीं होंगे। वापस हैंडबुक पे आते हैं, देखो एलटीसी टू रेलवे एम्प्लॉइज। ही इज अ रेलवे एम्प्लॉय, या फिर ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनका की जो स्पाउस है वो रेलवे एम्प्लॉय है। देखो जो रेलवे एम्प्लॉयज होते हैं उनको फ्री पास मिलता है, या फिर उसको प्रिविलेज पास भी बोल सकते हैं, और इन पासिस के अंदर इनको फ्री ट्रैवल करने की फैसिलिटी मिलती है रेलवेज के अंदर, ठीक है। तो भाई ये फैसिलिटी अगर उन्होंने अवेल की है तो इनको एलटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये फैसिलिटी ऑलरेडी दे कैन ट्रैवल फ्रीली इन इंडियन रेलवेज, तो इसलिए इनको एलटीसी जो है वो नहीं मिलेगा, तो नो। हाउएवर अगर वो इस फ्री पास या फिर इस प्रिविलेज पास को वो सरेंडर करते हैं और अंडरटेकिंग भी देते हैं कि भाई हमने इसको सरेंडर कर दिया किसी एक कैलेंडर ईयर के लिए, तो उस कैलेंडर ईयर के अंदर दे कैन अवेल ऑल इंडिया एलटीसी, ठीक है। तो इसका मतलब रेलवे एम्प्लॉयज के पास ये ऑप्शन होता है, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल, कि वो उसको सरेंडर करें या वो उसको यूज करें। अगर यूज कर लिया तो एलटीसी खत्म, ठीक है, एलटीसी नहीं मिलेगा, बट उसको अगर सरेंडर किया तो दे कैन अवेल एन ऑल इंडिया एलटीसी। और मैं बार बार बोल रही हूँ दे कैन अवेल ऑल इंडिया एलटीसी, तो इसका मतलब क्या होम टाउन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नो, होम टाउन एलटीसी ना तो वो यूज कर सकते हैं और ना ही वो उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। अभी हम बाद में देखेंगे कि होम टाउन एलटीसी किस किस 3 जगहों पे के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो फैसिलिटी है, दिस फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल टू रेलवे एम्प्लॉयज, ठीक। और अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इस गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर वो अपने स्पाउस जो कि रेलवे एम्प्लॉई है उनकी फैसिलिटी अगर वो यूटिलाइज करते हैं, तो भाई उनको भी जो ये एलटीसी की फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर उनका स्पाउस प्रिविलेज पास को सरेंडर करके अंडरटेकिंग देते हैं, तो इन दैट केस ये दोनों जो है वो ऑल इंडिया एलटीसी पर जा सकते हैं, ठीक। अब इसके अंदर से देखो मार्क करना स्टार्ट करते हैं कि ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं कि ऑप्शनल होता है, सरेंडर कर सकते हैं, ये सब किन के ऊपर अप्लाई होते हैं। वैसे तो इट इज़ वेरी जनरल कि भाई जिसको भी प्रिविलेज पास मिलता है उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। तो जो भी रेलवे सर्वेंट्स हैं हु आर एंटाइटल्ड टू प्रिविलेज पास, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है जो कि रेलवे के अंदर डेप्यूटेशन पे सर्व कर रहे हैं और उनको प्रिविलेज पास मिल रहा है, एनी ऑफिशियल सर्विंग इन रेलवे अगेन एंटाइटल्ड टू प्रिविलेज पास, चाहे वो ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर है बट रेलवेज के अंदर है, एंड देन उनको प्रिविलेज पास मिल रहा है। तो बेसिकली जिसको भी प्रिविलेज पास मिल रहा है उसके ऊपर ये सारे रूल अप्लाई होते हैं, क्योंकि अगर वो प्रिविलेज पास को सरेंडर करते हैं तभी वो एलटीसी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। देन यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि अगर इनमें से किसी पर भी अगर ऐसी माइनर पेनल्टी चल रही है जिससे कि इनका प्रिविलेज पास को स्टॉप कर दिया गया है, तो भाई इनका प्रिविलेज पास जो है वो स्टॉप किया है, ना कि उसको उन्होंने सरेंडर किया है, तो इसलिए वो तब उनके ऊपर ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होंगे, ऑल इंडिया एलटीसी के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ये एम्प्लॉयज ये ऑप्शन चूज करते हैं सरेंडर करने का, तो इनको एक प्रिविलेज पास सरेंडर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और वही सरेंडर सर्टिफिकेट जो है वो एलटीसी को अवेल करते हुए वो शो करेंगे कि यस दे हैव सरेंडर्ड दिस प्रिविलेज पास दैट वाज इश्यूड टू देम। इस पोर्शन को समझते हैं अब। सपोज किसी ने अपना प्रिविलेज पास सरेंडर किया है 2025 के लिए, तो कंडीशन ये है कि 2025 के अंदर जर्नी जो है वो शुरू हो जाए, बस जर्नी शुड बी स्टार्टेड इन 2025 इटसेल्फ, चाहे वो जर्नी 31/12/2025 को ही स्टार्ट हो, ठीक है, रही तो 2025 में ही ना, तो जर्नी सिर्फ स्टार्ट हो जाए, चाहे वो कंप्लीट 26 में जाकर होगी, ठीक है, अगर हफ्ते का प्लान है या 2 हफ्ते का प्लान है, वट एवर इट इज, चाहे वो जनवरी 26 में जाके कंप्लीट हो रही है, बट क्योंकि वो स्टार्ट हो गई 2025 के अंदर, तो वो एडमिसिबल रहेगा एलटीसी, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग देखो 2025 जो है वो कौन से ब्लॉक ईयर का पार्ट है,
2022-2025 ब्लॉक ईयर का पार्ट है। और आपको पता है कि जो LTC है, आगे पढ़ेंगे भी हम, वो 1 साल के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। तो अगर प्रिविलेज पास जो है वो 4 साल के ब्लॉक में, क्योंकि लास्ट ईयर के लिए उन्होंने सरेंडर किया है, और 4 साल का ब्लॉक का जो लास्ट ईयर होता है वो 1 साल और एक्सटेंड हो जाता है। फाइन। तो इसलिए 2025 वाला अगर किसी ने अपना प्रिविलेज पास सरेंडर किया है तो उनके पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो अगले साल, यानी कि जिस साल वो एक्सटेंडेबल होता है उस साल के अंदर भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बस यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि LTC कौन से ईयर की मानी जाएगी, जिस ईयर के अंदर जर्नी स्टार्ट हो रही है उस ईयर की वो LTC मानी जाएगी। ठीक है, चाहे वो खत्म किस भी ईयर में हो रही हो, लेकिन वो जिस ईयर में स्टार्ट हो रही है उसी ईयर की वो LTC काउंट होगी। रूल नंबर 4 के अंदर देखो डेफिनेशन दी हुई है फैमिली की LTC रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली बनाते हैं यहाँ पे। दिस इज गवर्नमेंट सर्वेंट, दिस इज स्पाउस। अब यहाँ पे बनाते हैं चिल्ड्रन। सपोज 4 है, 2 सन 2 डॉटर्स। इनकी एजेस भी लिख देते हैं यहाँ पे। सपोज ये एज है इनकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बना देते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के पेरेंट्स, मदर एंड फादर। यहाँ बना देते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट की सिस्टर एंड गवर्नमेंट सर्वेंट का ब्रदर। फाइन। अब इसके अंदर से कौन कौन लोग डिपेंडेंट होंगे, कौन कौन लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे, या फिर किन के केस में LTC मिलेगी और किस केस में LTC नहीं मिलेगी, इसको देखना है। सबसे पहले स्पाउस। देखो भाई, स्पाउस को तो LTC मिलेगी ही मिलेगी, है ना, चाहे वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट पे चाहे नहीं है। तो कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी जो है वो स्पाउस के ऊपर अप्लाई ही नहीं होती है। तो स्पाउस इज इनवेरिएबली एलिजिबल फॉर LTC। देन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए 2 कंडीशन देखनी है। फर्स्ट थिंग, दे शुड बी अनमैरिड, एंड सेकेंड थिंग, दे शुड बी डिपेंडेंट, होली डिपेंडेंट। अगर ये दोनों कंडीशन मीट होती है तो इनमें से कोई भी 2 बच्चों के लिए वो LTC अवेल कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग, है ना, 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन। तो इनमें से कोई से भी 2 अनमैरिड और डिपेंडेंट बच्चों के लिए LTC को अवेल किया जा सकता है, चाहे बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रिजाइड कर रहे हो चाहे ना रिजाइड कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि रिजाइडिंग की जो कंडीशन है इट इज ऑल्सो वेव्ड ऑफ, कि बच्चे जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट से अलग भी रह रहे हो सकते हैं, तब भी उनके लिए LTC जो है वो मिलेगा। फाइन। अब देखो, जब इससे ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है तो इससे ज्यादा मेरे को सोचना भी नहीं है। अनमैरिड और डिपेंडेंसी का क्राइटेरिया है सिर्फ, तो एज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लिखा है। इसका मतलब अगर ये सन जो कि 27 साल का है, इफ ही इज अनमैरिड एंड स्टिल होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर LTC। ठीक है, ही इज ऑल्सो एलिजिबल। ये चारों ही एलिजिबल है। अगर अनमैरिड और होली डिपेंडेंट है तो इसमें से 2 बच्चों के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट LTC अवेल कर सकता है। ठीक है, ये हैव टू डिक्लेयर। देन अगर सपोज इस डॉटर की मैरिज हो जाती है तो भाई ये LTC से आउट। फाइन। और अगर सपोज इस वाले बच्चे की जॉब लग जाती है तो ये भी LTC से आउट। तो फिर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इनके लिए अवेल कर पाएगा। फाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखो कि देखो मैरिज होते ही LTC से तो आउट, लेकिन मैरिड डॉटर्स के केस में, सिर्फ डॉटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैरिड डॉटर्स के केस के अंदर इफ दे आर डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड, विडाउड या सेपरेटेड, किसी भी रीजन की वजह से दे आर डिवोर्स, अबैंडन, विडोड या सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, तो शी विल बी एलिजिबल फॉर LTC, लेकिन 2 ही बच्चों के लिए LTC मिलेगी। ठीक है, तो यानी इसके लिए भी LTC मिल सकता है। यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन बताई कि अनमैरिड और डिपेंडेंट। तो अनमैरिड की कंडीशन को अगर हम मैरिड में चेंज कर रहे हैं तो दिस विल बी ओनली फॉर द डॉटर, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि डॉटर के साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए, डाइवोर्स, अबैंडन, विडोड या सेपरेटेड। एंड होली डिपेंडेंट ऑफ कोर्स, कि सेपरेट होने के बाद शी हैज बिकम होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स होने के बाद
अगर उसकी जॉब भी लगी हुई है तो शी विल बी एलिजिबल फॉर एलटीसी, तो वो एलिजिबल नहीं होगी एलटीसी के लिए, क्योंकि डिपेंडेंसी की कंडीशन तो है ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए सिंपल सी कंडीशन है, डिपेंडेंट होने चाहिए बस, है ना, चाहे रिजाइड करे चाहे ना करे। तो रिजाइडिंग की कंडीशन इज वेव्ड ऑफ, तो वेदर दे आर रिजाइडिंग विद गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट, दे शुड बी डिपेंडेंट, होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी एलिजिबल फॉर एलटीसी। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर के केस में अनमैरिड और माइनर एंड होली डिपेंडेंट, और इसके अलावा रिजाइडिंग विद, ये चारों कंडीशन है। इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल होती है तो ब्रदर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ पे, नॉट बिहाफ पे, बस गवर्नमेंट सर्वेंट की एलटीसी उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि अगर ब्रदर जो है वो 18 से 19 ईयर्स का हो गया तो भाई एलटीसी खत्म, अनमैरिड है, मैरिड हो गया तो एलटीसी खत्म, होली डिपेंडेंट है यानी जॉब लग गई तो एलटीसी खत्म, रिजाइडिंग विद यानी कि उसके साथ ना रह के उन्होंने अपना कहीं और जुगाड़ कर लिया, तो रिजाइडिंग अगर वो कहीं और रहने लगे तो अभी एलटीसी खत्म। देन आ जाते हैं आप सिस्टर पे। सिस्टर के केस में सिर्फ ये माइनर वाली कंडीशन हटा दो, यानी कि रिजाइडिंग वाली कंडीशन तो रहेगी ही रहेगी, डिपेंडेंट भी रहेगी और अनमैरिड भी रहेगी। बट क्योंकि हमने देखा कि फीमेल्स के केस के अंदर डाइवोर्स, अबेंडन, विडोड या फिर सेपरेटेड जो है उनको भी एलिजिबल माना गया है एलटीसी के लिए, तो सेम इज द केस विद द सिस्टर ऑल्सो। तो अगर सिस्टर के केस में मैरिड होने के बाद इन चारों में से कोई सी भी कंडीशन होती है, बट उसके लिए बाकी की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कि सपोज सिस्टर वॉज मैरिड वंस बट नाउ शी इज डाइवोर्स्ड बट she is residing with the government servant and she is wholly dependent on the government servant, then she will be eligible for LTC। ठीक है, तो इसको यहां से जरूर मार्क कर लो। वाइफ या हस्बैंड इनके ऊपर डिपेंडेंसी की कंडीशन नहीं लगती है बट दे आर एलिजिबल फॉर LTC। कोई से भी 2 सर्वाइविंग चाइल्ड अनमैरिड होने चाहिए एंड होली डिपेंडेंट होने चाहिए। वेदर स्टेप चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर LTC और नॉट, तो यस दे आर एलिजिबल फॉर LTC। देन अनमैरिड से अगर मैरिड हो जाते हैं बच्चे तो उसके अंदर सिर्फ डॉटर्स के लिए 4 कंडीशन में डाइवोर्स, अबेंडन, सेपरेटेड या विडोड, बट दे शुड बी रिजाइडिंग एंड होली डिपेंडेंट। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि देखो वैसे तो बच्चों के लिए रिजाइडिंग की कंडीशन वेव्ड ऑफ है, बट व्हेन डॉटर हैज बिकम मैरिड, तो मैरिड होने के बाद अगर वो डाइवोर्स, अबेंडन, विडोड या सेपरेट होती है एंड देन शी स्टार्ट्स लिविंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उस केस के अंदर रिजाइडिंग विद की कंडीशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, पेरेंट्स हो गए, चाहे स्टेप पेरेंट्स है, चाहे रिजाइड कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, स्टेप पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक होली डिपेंडेंट की कंडीशन है। देन ब्रदर्स और सिस्टर के अंदर ब्रदर्स के लिए माइनर ब्रदर्स एंड दे शुड बी अनमैरिड, और सिस्टर्स के लिए वेदर दे आर मैरिड और नॉट, बट इफ दे आर मैरिड तो डाइवोर्स, अबेंडन, सेपरेटेड और विडोड। ठीक है, इनमें से कोई केस होना चाहिए एंड दे शुड बी होली डिपेंडेंट एंड रिजाइडिंग विद। ये सारी कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए टू बी एक्यूरेट इन योर आंसर्स। अब नेक्स्ट देखो, यहां से हमें एक डेट याद रखनी है जो कि है 20 अक्टूबर 1998, और एक डेट और याद करनी है जो कि है 20 अक्टूबर 97। ठीक है, इसको हम यहां से देखते हैं। 20/10/1997 को ये OM आया आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5th CPC। इंक्रीज इन पॉपुलेशन को रोकने के लिए ये डिसाइड किया गया, ठीक है, टू एनकरेज स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। ये रिस्ट्रिक्शन एक आई स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को एनकरेज करने के लिए, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके, कि अब से सिर्फ 2 ही सर्वाइविंग चाइल्ड को LTC मिलेगा, ओनली फॉर 2 सर्वाइविंग चाइल्ड। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 20/10/97 के पहले अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के पास पहले से ही 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 है चाहे 4 है, तो ये तो एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे LTC के लिए। ठीक है, और 20/10/97 और इस OM के पब्लिश होने के 1 साल तक, यानी
97 और 98 के बीच में भी एक चाइल्ड और बॉर्न हो जाता है अगर, तो भाई वो भी एलिजिबल रहेगा। यानी ये मैं उस गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रही हूँ जिसके पास 97 से पहले ही 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, चाहे 4 हैं, और मीनवाइल 97 और 98 के बीच में भी एक चाइल्ड और बॉर्न हो गया है। तो इस गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये सारे बच्चों के लिए एलटीसी एलिजिबल रहेगा। ठीक है, इन सब के लिए उसको एलटीसी मिलेगी। बट 98 के बाद से अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के 2 बच्चे से ज़्यादा होते हैं इसके बाद, ठीक है, तो इनमें से केवल 2 ही बच्चों के लिए, यानी कि इस गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी और इस गवर्नमेंट सर्वेंट के इन 3 में से 2 सर्वाइविंग अनमैरिड बच्चों के लिए एलटीसी मिलेगा। फाइन। अब एक चीज और यहां पर है, सपोज केस ये है कि 20-10-97 से पहले गवर्नमेंट सर्वेंट के 2 बच्चे थे, तो ऑफकोर्स दोनों के लिए मिलेगा एलटीसी। लेकिन 97 और 98 के बीच में एक बच्चा और बॉर्न हो गया, तो यानी कि जब ये ओएम आया तो उसके बाद 1 साल का और टाइम रखा गया कि उस 1 साल के अंदर भी जो भी बच्चे बॉर्न होंगे वो भी एलिजिबल रहेंगे एलटीसी के लिए। ठीक है, एक कंडीशन तो ये। एक कंडीशन ये है कि अगर सपोज इस गवर्नमेंट सर्वेंट ठीक है, जो कि 98 के बाद की बात कर रहे हैं, तो इस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास एक ही बच्चा है, चाहे सन है चाहे डॉटर है, एंड सेकेंड टाइम में उनके मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं, ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, तो भाई ओनली इन दैट केस इन सब के लिए एलटीसी जो है वो एलिजिबल मतलब एडमिसिबल होगी। ठीक है, तो ये डेट जरूर याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहली बात कि ये रेस्ट्रिक्शन कब से लागू हुई, तो वो ओएम की डेट कौन सी थी, ओएम जो था वो 1997 पे आया था। रिस्ट्रिक्शन कब से लागू हुई कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एक तरह से 1998 से एप्लीकेबल होती है, क्योंकि इसके बीच में तो एक बच्चे और बॉर्न होने का टाइम दिया गया था। और ये जो रेस्ट्रिक्शन है 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन वाली, वो कौन से सीपीसी में इंप्लीमेंट हुई, 5th सीपीसी में इंप्लीमेंट हुई। क्यों इंप्लीमेंट हुई, टू एनकरेज स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। ठीक है, ये सारे जो बुलेट्स हैं ये पता होने चाहिए। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं हैंडबुक के अंदर इससे रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड ही। पहली बात तो सिर्फ एक ही वाइफ की बात कर रहे हैं हम, जब हम फैमिली में स्पाउस की बात कर रहे थे कि स्पाउस विल बी एलिजिबल फॉर एलटीसी, तो वहाँ पे एक ही वाइफ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की 2 लीगली वेडिड वाइफ्स हैं, ठीक है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की 2 लीगली वेडिड वाइफ है जो कि विद परमिशन है, अगर वाइफ 1 एंड वाइफ 2, ठीक है, विद स्पेसिफिक परमिशन, तो इन दैट केस वो दोनों ही एलिजिबल रहेंगे एलटीसी के लिए, दोनों को ही फैमिली का पार्ट माना जाएगा। दे बोथ विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। नेक्स्ट मैं बता ही चुकी हूँ कि रिजाइडिंग की कंडीशन कोई नहीं है फैमिली के साथ। कौन सी फैमिली के साथ भाई, हमने देखा बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ। ठीक है, बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ रिजाइडिंग की कंडीशन नहीं है, हाउएवर मैरिड डॉटर के साथ है, सिस्टर और ब्रदर के साथ भी है। ठीक है, इनके साथ कंडीशन रहेगी रिजाइडिंग की, बट पेरेंट्स के साथ और चिल्ड्रन के साथ नहीं है। अब देखो भाई, ये रिजाइडिंग वाली कंडीशन बताई क्यों जा रही है कि रिजाइडिंग विद है और रिजाइडिंग नहीं है, तो फिर उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो फर्क देखो ये पड़ेगा, हम गवर्नमेंट सर्वेंट की किसी एक फैमिली मेंबर को लेकर इस एग्जाम्पल को देखेंगे। दिस इज गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके साथ क्या क्या कंडीशन है, इनका हेडक्वार्टर ए पर है, ठीक है, इन्होंने जो होम टाउन डिक्लेयर किया है वो बी होम टाउन डिक्लेयर किया है, और जो इनका होम टाउन है एक्चुअल, ये दिस इज द बी सिटी, ये मैंने बी सिटी बनाई है, ये ए सिटी है जहां पर की गवर्नमेंट सर्वेंट रह रहा है। ठीक है, इस बी सिटी के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट की मदर रहती है, फाइन, और ये कोई एक सी प्लेस है जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई और सपोज कोई चाइल्ड रहता है जो भी पढ़ाई करने के लिए कहीं गया है, तो दिस इज मदर, दिस इज चाइल्ड। अब इन केस में देखो क्या होगा, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के पेरेंट्स या फिर कोई भी उनका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है जिसको कि एलटीसी एडमिसिबल है, उन केस में अगर मदर ट्रैवल करती है गवर्नमेंट सर्वेंट के हेडक्वार्टर की तरफ, ठीक है, तो इसको होम टाउन एलटीसी काउंट किया जाएगा। और अगर ये बच्चा ट्रैवल करता है गवर्नमेंट सर्वेंट के हेडक्वार्टर पर, तब इसको
ऑल इंडिया एलटीसी काउंट किया जाएगा। अब सपोज ये जो मदर है वो भी इस बच्चे के साथ रह रही होती है, यानी ये गवर्नमेंट सर्वेंट की मदर है जो कि डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट पर, और ये बच्चा भी, ठीक है। तो ये दोनों अगर यहाँ से मिलने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट के पास आएंगे तो भाई इनकी ऑल इंडिया एलटीसी काउंट होगी, क्योंकि कहीं पर भी होम टाउन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया एलटीसी काउंट होगी। फाइन, नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट के जो सिस्टर है, ठीक है, इफ शी इज मैरिड और मैरिड होने के बाद अबैंडन्ड, विडोड, सेपरेटेड या डाइवोर्स की कंडीशन हो जाती है, तो इन दैट केस जो इस गवर्नमेंट सर्वेंट की सिस्टर के बच्चे होंगे, क्या वो फैमिली के अंदर आएंगे? तो नो, वो फैमिली के अंदर नहीं आएंगे, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली। देन हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी की, चाहे ब्रदर है, चाहे सिस्टर है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, सबके लिए डिपेंडेंसी की कंडीशन है। तो डिपेंडेंसी की कंडीशन जो है इट इज 9,000 पर मंथ, उनकी जो मिनिमम फैमिली पेंशन या इनकम है, ठीक है, इट शुड नॉट एक्सीड 9,000 पर मंथ प्लस डियरनेस रिलीफ, डियर, ठीक है। तो डिपेंडेंसी की कंडीशन हो गई भाई 9,000 पर मंथ प्लस डियरनेस अलाउंस, डीए जितना भी मिल रहा है, इससे ऊपर है तो उसको डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। देन ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई डिपेंडेंसी की जो कंडीशन है इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ चाहे वर्किंग है चाहे नहीं है, उनके ऊपर ये डिपेंडेंसी की कंडीशन जो है वो नहीं लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नाउ होम टाउन। गवर्नमेंट सर्वेंट जब इनकी जॉब लगती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो भाई उन्हें अपना होम टाउन डिक्लेयर करना होता है, और दिस होम टाउन शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। ये होम टाउन की डिक्लेरेशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसके द्वारा एक्सेप्ट होनी चाहिए? कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ये जो भी होम टाउन देता है, इसके ऊपर डिटेल चेक की कोई जरूरत नहीं होती है इन द एट द इनिशियल स्टेज, यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो इस होम टाउन का डिटेल चेक ना भी कराए तो चलेगा, ठीक है। कोई डिटेल चेक कराने की जरूरत नहीं होती है एट द इनिशियल स्टेज। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट के पास वंस ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस एक ऑप्शन होता है कि वो इस होम टाउन को चेंज कर ले। पहले उन्होंने सिटी ए में बताया था, अब वो होम टाउन कह रहा है कि भाई नहीं, मेरा होम टाउन जो है वो सिटी बी में है। तो वंस इन द एंटायर सर्विस इट कैन बी चेंज्ड, ओनली वंस, ठीक है। एंड व्हेन ये चेंज होता है तब जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है तब उसके अंदर उसका डिटेल चेक होगा, तभी एक्सेप्ट होगा जब उसका डिटेल चेक करके पाया जाएगा कि यस, कि इसको होम टाउन डिक्लेयर किया जाना चाहिए इस गवर्नमेंट सर्वेंट का। फाइन, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिए? होम टाउन कितनी बार चेंज हो सकता है? ओनली वंस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस। डिटेल्ड चेक होम टाउन का कब किया जाना चाहिए? जब गवर्नमेंट सर्वेंट सीक्स अ चेंज फॉर हिज होम टाउन, ठीक है। एंड गवर्नमेंट सर्वेंट के होम टाउन डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कौन करेगा? तो इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। दीज आर द 3 बुलेट पॉइंट्स। अब देखते हैं कि भाई जो चेंज ऑफ होम टाउन है उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है। जब गवर्नमेंट सर्वेंट ने इनिशियली जो डिक्लेरेशन दिया होम टाउन के लिए, उसके लिए डिटेल चेक की कोई जरूरत नहीं है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब डिटेल चेक की क्यों जरूरत है? बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट का सपोज ये ए इज हेडक्वार्टर एंड बी वो अपना होम टाउन डिक्लेयर करना चाह रहा है अब, ठीक है, वो चेंज करके। सपोज पहले उसका कुछ भी होम टाउन था, इसको अब भूल जाते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं चेंज करने के लिए कि अब उसको बी को अपना होम टाउन डिक्लेयर करना है। तो बेसिकली उसको गवर्नमेंट को सिर्फ ये सेटिस्फाई कराना है कि अगर उसकी जॉब नहीं लगी होती, यानी वो हेडक्वार्टर में सिर्फ जॉब की वजह से रह रहा है, अगर ये जॉब ना होती तो वो इस प्लेस पर ही रह रहा होता, अगर वो ये बात प्रूव कर देता है तो उसको होम टाउन चेंज करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए ये 4 कंडीशन बताई गई है। अब ये जो चारों की चारों कंडीशन है, ये चारों कंडीशंस एक साथ नहीं अप्लाई हो रही हैं, ये चारों क्राइटेरिया वन आफ्टर द अदर अप्लाई होने हैं। यानी फर्स्ट ये वाला क्राइटेरिया चेक किया जाएगा कि क्या ये गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे, फिर इसको चेक करेंगे कि क्या ये अप्लाई होता है। ये भी नहीं अप्लाई हो रहा तो हम नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे, ये भी नहीं अप्लाई हो रहा तो फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे, और ये भी नहीं अप्लाई हो रहा तो भाई गवर्नमेंट सर्वेंट का होम टाउन जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज, सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट है,
जो कि हेडक्वार्टर में सिटी ए में रह रहा है, और सिटी बी में इस गवर्नमेंट सर्वेंट की सारी एक्सटेंडेड फैमिली रह रही है, ठीक है, और सारी एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, एवरीथिंग। तो यानी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली वगैरह सब यहाँ पर है, और इस वजह से उसको बार बार जाना पड़ता है वहाँ पे डोमेस्टिक या फिर सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, कि भाई किसी की शादी है तो फिर जा रहा है, या फिर कोई बीमार हो गया तो फिर जा रहा है, एनीथिंग लाइक दैट। कोई भी डोमेस्टिक या फिर सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को बार बार सिटी बी में जाना पड़ रहा है, और ऐसी चीजें हैं वो जहाँ पर कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, ठीक है, और वो फ्रीक्वेंटली जा रहा है यहाँ पर, कि एवरी सेकेंड मंथ, एवरी थर्ड मंथ, फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी है कि कितना फ्रीक्वेंट, बट फ्रीक्वेंटली अगर वो लगता है कि हाँ भाई इसको बार बार जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हिज डोमेस्टिक एंड सोशल ऑब्लिगेशंस, तो फिर गवर्नमेंट सर्वेंट को होम टाउन चेंज करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, हम दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि हेडक्वार्टर जिसका सिटी ए में है, उसकी सिटी बी के अंदर कोई प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी चाहे उसके इंडिविजुअल के नाम पे है, चाहे उसके किसी जॉइंट नेम में है, किसी के भी साथ अगर जॉइंट नेम में है, और बट वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके नाम पर जरूर, ठीक है, इंडिविजुअल है चाहे जॉइंट है। तो इन दैट केस ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है कि एक्सटेंडेड फैमिली रह रही है नहीं रह रही है, या फिर उसको सोशल ऑब्लिगेशन डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन पूरा करना ही नहीं करना है, बस बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो इन दैट केस इस गवर्नमेंट सर्वेंट को अब अलाउ कर दिया जाएगा फॉर चेंज ऑफ द होम टाउन। नेक्स्ट आ जाते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट के नियर रिलेशंस वहां पर प्रेजेंट है, यानी रिलेटिव्स प्रेजेंट है, और रिलेटिव्स के प्रेजेंट होने की वजह से उसको फ्रीक्वेंटली जाना पड़ रहा है, ठीक है, वेदर हिज नियर रिलेशंस आर रेजिडेंट इन दैट प्लेस, मतलब यहाँ पे इसका कोई रिश्तेदार होना चाहिए, तो रिलेटिव शुड बी प्रेजेंट देयर। अब रिलेटिव्स भी नहीं रहते सपोज, ये कंडीशन भी गई। तो नेक्स्ट कंडीशन है कि जिस भी सिटी को गवर्नमेंट सर्वेंट अपना होम टाउन डिक्लेयर करना चाह रहा है, वो अपने इस जॉब लगने से पहले, यानी हेडक्वार्टर ए में जॉब करने से पहले कुछ सालों तक, फॉर सम ईयर्स, यहाँ पर रिजाइड करता होना चाहिए, ठीक है, कुछ सालों तक वो यहाँ पे रह रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस बन गई है कि उसको बार बार यहाँ पर आना पड़ता है, ठीक है। वेदर प्रायर टू हिज एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट हैड बीन लिविंग देयर फॉर सम ईयर्स। नाउ सम ईयर्स जो है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं किए गए हैं कि 4 साल 5 साल, तो इसलिए अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर सपोज ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो सपोज बताओ कि कितने साल गवर्नमेंट सर्विस से पहले कितने साल उस जगह पर रहना होना चाहिए, 4 साल 5 साल कुछ साल या नन ऑफ दिस, तो भाई कुछ साल ही लिखा है यहाँ पे, सिर्फ 4-5 साल की कोई कंडीशन नहीं लिखी है, ओनली सम ईयर्स इज रिटन, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया मैंने पहले बता दिया कि वन आफ्टर द अदर लगेगा, जब ये नहीं अप्लाई हो रहा है देन आप इस पर जाएंगे, फिर इस पर और फिर इस पर, और इनमें से कोई सा भी अप्लाई नहीं हो रहा तो भाई होम टाउन नहीं चेंज होएगा। अब हमने सेकंड क्राइटेरिया में हमने देखा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस जगह पे, इसका हेडक्वार्टर ए पर है। अब सपोज इस गवर्नमेंट सर्वेंट की प्रॉपर्टी 3 सिटी में है, सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, ठीक है, अलग अलग सिटीज में है, तो अब कौन सा वाला होम टाउन माना जाएगा? तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है कि मुझे सिटी सी को अपना होम टाउन डिक्लेयर कराना है, ठीक है, और उसके लिए वो रीजन साइट करेगा। अब आपको पता है कि होम टाउन डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कौन करेगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर करेगा। तो फाइनल डिसीजन कंट्रोलिंग ऑफिसर का ही होगा कि वो उसको रीजन जस्टिफाइड लगता है कि नहीं लगता है। अगर रीजन जस्टिफाइड नहीं लगता कंट्रोलिंग ऑफिसर को, तो सिटी सी को वो गवर्नमेंट सर्वेंट अपना होम टाउन नहीं डिक्लेयर कर पाएगा। और ये बात हम कर रहे हैं सिर्फ चेंज के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट जब चेंज कराना चाह रहा है सिर्फ तब ये रिजेक्शन हो सकता है। इनिशियली ही अगर उसने ये अपना होम टाउन बताया होता तो वो एक्सेप्ट हो जाता, बट नाउ व्हेन ही वांट्स टू चेंज तो डिटेल चेक होगा, एंड व्हेन कंट्रोलिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड कि सिटी सी को उसका होम टाउन देना चाहिए तो वो नहीं होगा, ठीक है, फिर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई दूसरा ऑप्शन ले। नेक्स्ट देखो, थर्ड कंडीशन के अंदर हमने देखा कि नियर रिलेशंस वहां पर होने चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट के, यानी इसका कोई बंदा यहाँ पे रह रहा होना चाहिए, कोई रिलेटिव यहाँ पे रहना होना चाहिए। बट ऐसा ना हो कि वो रिलेटिव बस कुछ महीने के लिए यहाँ पे रह रहा है तो गवर्नमेंट सर्वेंट ने अप्लाई कर दिया चेंज ऑफ होम टाउन के लिए। तो बेसिकली मोर और लेस परमानेंट नेचर होना चाहिए इस नियर रिलेशन के यहाँ पे रहने का जो नेचर है, ठीक है, यानी नियर रिलेटिव्स यहाँ पर अगर रह रहे हैं तो मोर और लेस वो परमानेंटली ही रहने चाहिए। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एलटीसी
जाने के लिए सबसे पहले प्लेस ऑफ विजिट डिक्लेयर करनी होती है गवर्नमेंट सर्वेंट को। दिस इज द गवर्नमेंट सर्वेंट, इसने ऑल इंडिया एलटीसी के लिए अप्लाई किया और डिक्लेयर किया कि मैं इस जगह पे जाऊंगा, दिस इज द प्लेस ऑफ विजिट। ठीक है, और ये प्लेस ऑफ विजिट वो किसको बताएगा? अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को। बट क्या वो अपनी प्लेस ऑफ विजिट को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है? पहली बात तो वो विजिट प्लेस ऑफ विजिट को चेंज कर सकता है बिफोर द जर्नी या फिर आफ्टर द जर्नी। कुछ अलग अलग केसेस हैं इसके। अगर वो बिफोर द जर्नी चेंज करता है अपने प्लेस ऑफ विजिट को, तो उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर के अप्रूवल से ही प्लेस ऑफ विजिट अब चेंज हो सकता है। जब आपने वन टाइम एलटीसी अप्लाई कर दी, ऑल इंडिया एलटीसी की बात कर रहे हैं क्योंकि होम टाउन के लिए तो होम टाउन तो पहले से डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो हम सिर्फ ऑल इंडिया एलटीसी की बात कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया एलटीसी के अंदर अगर आपने एक बार प्लेस ऑफ विजिट डिक्लेयर कर दिया और अब आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर के अप्रूवल के बिना आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे जर्नी आपकी शुरू नहीं हुई अभी। ठीक है, इट इज बिफोर द जर्नी, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी। एंड नाउ दिस इज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी, यानी जर्नी शुरू हो चुकी है एंड नाउ यू वांट टू चेंज द प्लेस ऑफ विजिट। तो पहली बात तो ये सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही चेंज की जा सकती है। और किसके अप्रूवल से? एचओडी के अप्रूवल से। ओनली विद द अप्रूवल ऑफ एचओडी। अभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्या हो सकते हैं? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस सिर्फ ये हो सकते हैं कि वो ऐसा रीजन बताए गवर्नमेंट सर्वेंट कि भाई इस रीजन से वो अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट तक पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, यानी कि वो पहले से वो डिक्लेयर कर ही नहीं सकता था। अब इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस का मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसने प्लेस ऑफ विजिट नाथुला पास डिक्लेयर किया था और यह है गंगटोक। अब मैं बता दूं, गंगटोक से नाथुला पास जाने का जो रास्ता है वो हिली है, दूसरा वहां पे लैंडस्लाइड होते रहते हैं, और तीसरा वहां पर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, यानी ऑथराइज कैब भी जाती है जो कि विद परमिट जाती है वहां पे सिर्फ। फाइन। अब गवर्नमेंट सर्वेंट ने नाथुला पास तो डिक्लेयर किया लेकिन वो वहां पे गया ही नहीं, वो सिर्फ गंगटोक से ही वापस आ गया। तो वो ये शो कैसे कर पाएगा कि भाई डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट तक वो पहुंचा था, जब वो पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो गया। क्यों? क्योंकि गंगटोक जाने के बाद उसे पता चला कि वहां पर लैंडस्लाइड हो गया और इस वजह से वो नाथुला पास तक नहीं जा सकते, या इस वजह से उन्होंने परमिट देना बंद कर दिया, या फिर बिकॉज ऑफ सम अदर एक्टिविटी वहां पे परमिट ही नहीं मिलने बंद हो गए जिस टाइम पे इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने वहां पर विजिट किया है। ठीक है, तो ये ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो कि इसके कंट्रोल में नहीं थे। तो दीज वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया या फिर प्लेस ऑफ या फिर परमिट ही नहीं मिला। फाइन, तो इसलिए प्लेस ऑफ विजिट उसने नाथुला पास को चेंज करके फिर गंगटोक बता दिया। तो क्या उसको एलटीसी क्लेम मिलेगा? तो यस, एलटीसी क्लेम मिलेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ऐसी कंडीशन हो गई जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के कंट्रोल में नहीं थी। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, मैंने बताया गवर्नमेंट सर्वेंट का जो प्लेस ऑफ विजिट था वो था नाथुला पास, और वो गंगटोक से ही वापस आ गया। तो देखो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को तब माना जाएगा व्हेन इट इज फर्दर एस्टेब्लिश्ड कि ऐसा जो स्टेशन है कि जहां तक वो जा पाया है वो उसके रास्ते में पड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो हम उसको चेंज करने के लिए अलाउ करेंगे कि नाथुला पास तक तो वो जा रहा था बट वो वहां पर जा नहीं पाया, गंगटोक तक सही वापस आ गया। ठीक है, तो गंगटोक जो है वो उसके प्लेस ऑफ विजिट के बीच में ही पड़ता है, इट फॉल्स एन रूट, उस रास्ते में ही है और उस रास्ते से आगे नहीं जा पाया वो। ठीक है, तो इसको भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस ही मानेंगे और एलटीसी क्लेम जो है वो एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट है, एलटीसी लेने के लिए एक लीव लेनी जरूरी है। एलटीसी कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव, चाहे कैजुअल लीव ही क्यों ना हो या स्पेशल कैजुअल लीव ही क्यों ना हो, यानी कि सिर्फ सैटरडे संडे का जो वीकेंड आता है जहां पर ऑलरेडी छुट्टी है उसके ऊपर एलटीसी नहीं क्लेम कर सकते, एक छुट्टी लेनी जरूरी है। नेक्स्ट, क्लास ऑफ जर्नी। तो भाई क्लास ऑफ जर्नी, जिस टाइम पर गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी जर्नी को कमेंस कर रहा है उस टाइम पे उसकी जो एंटाइटलमेंट है ट्रैवल करने की, वो एंटाइटलमेंट काउंट होगी जिस टाइम पे जर्नी कमेंस हो रही है। ठीक है,
एट द टाइम द जर्नी आर अंडरटेकन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशल केस। दो तरह के स्पेशल केस है। पहला केस है जिसके अंदर सिर्फ आउटवर्ड जर्नी के लिए रिम्बर्समेंट मिलेगा। आउटवर्ड जर्नी यानी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने हेडक्वार्टर से होम टाउन की जर्नी के लिए रिम्बर्समेंट ले रहा है, तो सिर्फ आउटवर्ड जर्नी के लिए यानी रिटर्न जर्नी के लिए रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। ऐसे केसेस वो हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर सपोज अपने किसी डॉटर के साथ या फिर अपने बेटे के साथ जर्नी परफॉर्म कर रहा है होम टाउन की तरफ, और होम टाउन में जाके उसकी मैरिज हो जाती है या फिर उसकी जॉब लग जाती है, एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, ठीक है। तो जब हमने फैमिली की कंडीशंस पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि बच्चों से रिलेटेड दो कंडीशन थी। दे शुड बी अनमैरिड, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अवेल एलटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टू चिल्ड्रन हु आर अनमैरिड एंड डिपेंडेंट ऑन हिम, ठीक है। तो अगर वो होम टाउन जाके इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इसकी चेंज हो गई कि या तो मैरिज हो गई या जॉब हो गई, तो उस बच्चे के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को सिर्फ आउटवर्ड जर्नी के लिए एलटीसी मिलेगी, ठीक है, नॉट फॉर रिटर्न जर्नी। इसके अलावा अब एक चीज और है कि गवर्नमेंट सर्वेंट सपोज अपने पेरेंट्स के साथ, ये मदर और ये फादर, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ अपने हेडक्वार्टर से होम टाउन गया, और उसके पेरेंट्स का अब ये है कि भाई वो होम टाउन में ही रुकेंगे, अब उनका वापस आने का प्रोग्राम ही नहीं है। तो ऑफकोर्स जब वापस आना ही नहीं उनको, तो सिर्फ आउटवर्ड जर्नी के लिए उसको रिम्बर्समेंट मिल जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट को। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखनी है कि जो आउटवर्ड जर्नी है और जो रिटर्न जर्नी है, उन दोनों के बीच में 6 मंथ्स का गैप हो सकता है। यानी 6 महीने से ज्यादा अगर उसके पेरेंट्स उसके होम टाउन में रुक गए, तो उसको वापस आने के लिए उनके रिस्पेक्ट में एलटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है, इफ मोर देन 6 मंथ्स वो वहां पर रुकते हैं तो। और मोर देन 6 मंथ्स रुकने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट क्योंकि उनकी रिटर्न जर्नी परफॉर्म नहीं करवाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट को उसको फॉरगो करना पड़ेगा इन राइटिंग, इन राइटिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस है रिटर्न जर्नी का। कुछ केसेस के अंदर सिर्फ रिटर्न जर्नी की रिम्बर्समेंट होगी, जैसे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होम टाउन गया और वहां पर उसकी खुद की शादी हो गई, तो स्पाउस जो है, मैंने बताया था स्पाउस इज इनवेरिएबली एलिजिबल फॉर एलटीसी, है ना। तो यानी कि वो अपनी जब वाइफ को वापस लेकर आएगा, तो ऑफ कोर्स उस वाइफ के रेस्पेक्ट में सिर्फ रिटर्न जर्नी की रिम्बर्समेंट होगी। अपने लिए तो उसकी ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी दोनों के लिए रिम्बर्समेंट होगी, लेकिन स्पाउस के लिए सिर्फ रिटर्न जर्नी की होगी। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट गया अकेला है और होम टाउन में उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बट जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट ही थे, ठीक है, देवर प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने गए हुए थे, तो जब वो उनको वापस लेकर आ रहा है अपने साथ, अब क्योंकि वो बच्चे डिपेंडेंट है, तो इसलिए रिटर्न जर्नी का भी उनके लिए रिम्बर्समेंट मिलेगा, और सिर्फ रिटर्न जर्नी का ही मिलेगा क्योंकि गया तो वो अकेला था। अब एक एज से रिलेटेड और रूल है। आपको पता होगा कि ट्रेन के अंदर 5 साल से कम के बच्चे की तो टिकट लगती नहीं है ना। 5 साल से कम का अगर बच्चा है तो उसकी टिकट होती है फ्री, और 5 से 12 साल का अगर बच्चा है तो उसकी लगती है हाफ टिकट। तो मतलब अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सपोज अपने दो बच्चों के साथ होम टाउन गया है, जिसमें से कि एक 4 साल का है और एक 11 साल का है, ठीक है, ये लोग होम टाउन गए और दोनों का बर्थडे आ गया, तो यानी ये बच्चा 5 साल का हो गया और ये बच्चा 12 साल का हो गया। तो इस बच्चे के रेस्पेक्ट में देखो, जाते टाइम तो इसकी टिकट लगी नहीं होगी क्योंकि 4 साल का है, तो 5 साल से छोटे बच्चे की टिकट फ्री होती है, तो जाते टाइम तो टिकट लगी नहीं है। अब बट क्योंकि 5 साल का हो गया, तो वापस आते टाइम इसकी हाफ टिकट रिम्बर्समेंट होगी। सिमिलरली जब 11 साल का बच्चा गया है, तब उस टाइम पे तो उसकी हाफ टिकट लगेगी, लेकिन जब वो वापस आया है क्योंकि वो 12 साल का हो गया, तो वापस आते टाइम उसकी पूरी फुल टिकट का रिम्बर्समेंट मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, एलटीसी को ट्रांसफर या फिर टूर के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है, और कैसे कंबाइन किया जा सकता है वो दिया हुआ रूल नंबर 7 के जीआईडी 9 में। ये पूरा जीआईडी है वो, ठीक है। अब इसके अंदर देखो उन्होंने बोला है कि दो तरीके के केसेस हो सकते हैं, कि सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने होम टाउन में गया और होम टाउन में पता चलता है कि उसका ट्रांसफर हो गया, तो वो होम टाउन से सीधा अपनी ट्रांसफर्ड लोकेशन पर, यानी सपोज वो ए सिटी से होम टाउन गया था, ए उसका हेडक्वार्टर था, बट होम टाउन में जाने के बाद उसे पता चला कि भाई उसका बी सिटी में ट्रांसफर हो गया है, तो अब वो डायरेक्टली होम टाउन से बी पर जाएगा,
तो किस तरह से उसका क्लेम जो है वो एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है कि सपोज ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपने हेडक्वार्टर की सिटी ए से किसी बी सिटी पर टूर पर गया हुआ है, ठीक है, विद प्रॉपर परमिशन, और टूर से वो चला गया अपने होम टाउन, और होम टाउन से आ गया वापस हेडक्वार्टर। तो अब इसके अंदर एलटीसी को कैसे कंबाइन करेगा वो, क्योंकि वो गया तो टूर पे था और वहां से फिर वो होम टाउन गया है, तो इस होम टाउन के लिए उसको क्या ऑनवर्ड जर्नी या फिर रिटर्न जर्नी का कितना रिम्बर्समेंट मिलेगा, ये आगे देखेंगे अभी हम। इसके बाद एक कंडीशन इन्होंने और दी है, इसको रिवर्स कर लो कि इसने जर्नी तो हेडक्वार्टर से स्टार्ट की है, हेडक्वार्टर से ये होम टाउन गया हुआ था, एंड देन इसको डायरेक्ट किया गया कि अब आप टूर स्टेशन पे चले जाओ, तो टूर स्टेशन बी है, ठीक है, और उसके बाद टूर स्टेशन से वो सीधा वापस हेडक्वार्टर आता है। तो ये दोनों जो कंडीशन है, ये तो टूर के साथ एलटीसी को कंबाइन करने की कंडीशन है, और ये वाली जो हमने फर्स्ट केस देखा था कि अपने होम टाउन से वो ट्रांसफर्ड सिटी में जा रहा है, अब ये एलटीसी को ट्रांसफर के साथ कंबाइन करने की कंडीशन है। अब देखते हैं इन दोनों के अंदर एलटीसी का क्या क्या रिम्बर्समेंट उसको मिलेगा। चलो अब सबसे पहले वो केस देखते हैं जो हमने पैरा 1 के अंदर देखा पीछे, कि एलटीसी प्लस ट्रांसफर इनको कैसे कंबाइन किया जाएगा। सपोज ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपने हेडक्वार्टर ए से होम टाउन गया, ठीक है, और होम टाउन से उसका बी सिटी में ट्रांसफर हो गया, तो वो होम टाउन से सीधा बी सिटी में चला गया। हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं, सपोज ए से उसका होम टाउन था 100 किलोमीटर दूर, और होम टाउन से जो बी सिटी जहाँ पर उसका ट्रांसफर हुआ है वो उसका 150 किलोमीटर दूर है वहां से, होम टाउन से, ठीक है। अब देखो हमने टीए रूल्स के अंदर मैंने आपको बताया था, टीए रूल्स वाली आप वीडियोस वहां पर देख सकते हो, वहां पर मैंने बताया था कि जब किसी का ट्रांसफर ए सिटी से बी सिटी के अंदर होता है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस टीटीए के लिए वो इंटाइटल्ड होता है, ठीक है, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस। अब इस केस के अंदर क्या होगा, देखो वो तो गया था यहाँ पे एलटीसी अवेल करने अपने होम टाउन में जो कि 100 किलोमीटर दूर था, और फिर उसको बोला कि आप बी सिटी चले जाओ, वो 150 किलोमीटर। अगर ये डायरेक्ट जाता ए टू बी, तो सपोज वो 200 किलोमीटर होता, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट सर्वेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है इसको अवेल करने के। देखो अगर इसका ट्रांसफर सीधा ए टू बी हुआ होता, तो इसको 200 किलोमीटर के लिए टीटीए मिल जाता, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस, है ना, इसको वो क्लेम कर लेता खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, अपनी एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग, ट्रेन से या एयर से जैसे भी उसको जाने का खर्चा मिलता। लेकिन क्योंकि वो अपने होम टाउन से गया है, तो टोटल 250 किलोमीटर हो गया ये। तो जो इसकी एलटीसी काउंट होगी, अगर ये उसको कंबाइन करता है तो अगर वो कंबाइन करता है तो इसको जो एलटीसी है वो इस 50 किलोमीटर, यानी जो 50 किलोमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है वो उसके लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। हाउएवर ये 50 किलोमीटर का डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो उसके लिए पॉइंट पढ़ सकते हो कि अगर डिस्टेंस जिसके लिए अब एलटीसी एडमिसिबल है वो नेग्लिजिबल है, तो इट विल बी ओपन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट कि वो एलटीसी इस टाइम पे ना अवेल करे, सिर्फ 50 किलोमीटर के लिए वो एलटीसी अपनी क्यों वेस्ट करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के पास अब ये ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो इसलिए वो चाहे इसके लिए एलटीसी क्लेम करे या फिर इस एलटीसी को छोड़ दे, यहाँ पर ना क्लेम करे, और नेक्स्ट टाइम सेम ब्लॉक ईयर के अंदर कोई दूसरी जगह पे एलटीसी क्लेम कर ले अपने जहां पर उसका ट्रांसफर हुआ है वहां से, ठीक है। और इनकेस उसने इस एलटीसी को अवेल करने के लिए कि वो होम टाउन गया था, इसके लिए अगर सपोज उसने एडवांस ले लिया है, ठीक है, तो उसको जो ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस का जो एंटाइटलमेंट मिलेगा, यानी कुछ जो रिम्बर्समेंट मिलेगा एडवांस जो है वो इसके अंदर से एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आपने ये बुक खोल रखी है, ये स्वामी की बुक है, जीआईडी 9 ऑफ रूल नंबर 7, वहां पर इसको आप पढ़ सकते हो और यहाँ पर मार्क भी कर सकते हो। व्हेन एलटीसी इज नॉट अवेल्ड ऑफ, इस कंडीशन में अगर एलटीसी नहीं अवेल की गई है, तो जो एडवांस है वो किससे एडजस्ट होगा, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट ट्रैवलिंग अलाउंस एंटाइटलमेंट। अब देखते हैं एलटीसी प्लस टूर कैसे कंबाइन होता है। देखो बहुत ही लॉजिकल है, ये हेडक्वार्टर है, ये टूर स्टेशन है, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट का होम टाउन है। पहली कंडीशन हमने इसके अंदर पढ़ी थी, पहला केस यानी पहली सिचुएशन हमने देखी थी कि होम टाउन से वो टूर स्टेशन पर है और
सॉरी हेडक्वार्टर से टूर स्टेशन पर है, वहां से वो होम टाउन जा रहा है और वापस वो हेडक्वार्टर आ रहा है। तो इट इज वेरी इजी कि भाई देखो हेडक्वार्टर से तो वो टूर पे गया था, तो टूर का खर्चा तो टीए से कवर होगा। टूर से अब वो होम टाउन गया तो दिस कैन बी टेकन एज एलटीसी, और होम टाउन से वापस जब वो हेडक्वार्टर आ रहा है तो इसको भी एलटीसी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत लॉजिकल है भाई, जब होम टाउन वो गया कहाँ से है, टूर से गया है, और ऑफकोर्स विद विद परमिशन होगा ये। सेकंड सिचुएशन हमारी ऐसी थी कि वो हेडक्वार्टर से तो होम टाउन गया था विद परमिशन, लेकिन होम टाउन से फिर वो टूर पे प्रोसीड कर किया उसने। ठीक है, और टूर से वो वापस आ रहा है अपने हेडक्वार्टर पे। तो भाई इस केस में हेडक्वार्टर से जब वो होम टाउन गया तो इसके लिए तो वो एलटीसी अवेल कर ले, और फिर क्योंकि वो ऑफिशियल टूर पर गया है होम टाउन के बाद, तो इसके लिए वो टीए क्लेम कर सकता है, और टूर से वो वापस जब हेडक्वार्टर आया तो उसके लिए भी वो टीए क्लेम कर सकता है। तो ये जो दोनों सिचुएशन है इस तरीके से गवर्न हो गई। नेक्स्ट जीआईडी, अब देखो इसका 9A है, उसी रूल का पार्ट है ये भी। अभी पीछे तो हम ये कहानी पढ़ रहे थे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने होम टाउन से ट्रांसफर हो गया, या फिर होम टाउन से उसने टूर टीए जो है वो कंबाइन कर लिया। तो क्या ये फैसिलिटी ऑल इंडिया एलटीसी के टाइम पर भी है? तो यस, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ट्रांसफर को एलटीसी के साथ, होम टाउन एलटीसी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया एलटीसी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या किसी के साथ नहीं कंबाइन कर सकते। तो यू मस्ट नो कि चाहे ऑल इंडिया है चाहे होम टाउन है, उन दोनों के साथ ट्रांसफर या फिर टू टीए को कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट प्रोविजंस ऑफ अफोरसाइड ओएम, अफोरसाइड ओएम के अंदर वही सारी बातें हैं जो हमने भी पीछे करी है कि होम टाउन की हेडक्वार्टर से टूर पर गया, और टूर से वो ऑल इंडिया एलटीसी पर गया है, फिर वो वापस हेडक्वार्टर आया, तो इसके अंदर भी उसी तरीके से क्लेम जो है वो रिम्बर्स होगा कि यहाँ पर टीए और यहाँ पर एलटीसी क्लेम और यहाँ पर एलटीसी क्लेम। फाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एलटीसी स्टडी लीव के टाइम पे अवेल किया जा सकता है या नहीं। तो सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट अपने हेडक्वार्टर से सिटी ए में यहाँ पर जाके स्टडी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जाकर उसने स्टडी करने के लिए स्टडी लीव लिया है, और होम टाउन या फिर ऑल इंडिया एलटीसी जो मर्जी, कोई भी डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट वो वहां से विजिट करना चाहता है, और एंड बैक वापस वहीं जाएगा जहां पर स्टडी लीव उसने अवेल की है। ठीक है, तो स्टडी लीव के टाइम पे पहली बात तो एलटीसी कैन बी अवेल्ड, तो कैन अवेल, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है नोट करने वाला। सेकंड पॉइंट है कि अवेल तो उसने कर लिया, तो उसको रिम्बर्समेंट किस हिसाब से मिलेगा, रिम्बर्समेंट उसको मैक्सिमम उतना मिलेगा जितना उसका हेडक्वार्टर से इस होम टाउन या फिर डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट का डिस्टेंस था। ठीक है, यानी सपोज वो सिटी ए में जहाँ पर की वो स्टडी लीव अवेल कर रहा था, वहां से 500 किलोमीटर दूर है उसका डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट, लेकिन हेडक्वार्टर से वो 250 किलोमीटर ही था, तो वो इस डिस्टेंस के हिसाब से मैक्सिमम इतने डिस्टेंस तक का ही देख सकता है वो। ठीक है, मैक्सिमम इतने डिस्टेंस का ही रिम्बर्समेंट उसे मिलेगा। और अगर ये 500 की जगह यहाँ पे सपोज 150 किलोमीटर था, तो भाई विच एवर इज लेस मिलता है। ठीक है, तो 150 किलोमीटर वाला यानी कि रिम्बर्समेंट उसे मिलेगा। सिमिलरली फैमिली मेंबर्स के लिए भी, अगर फैमिली मेंबर उसके स्टडी लीव के प्लेस के साथ वहीं पर रह रहे हैं, तो इन फैमिली मेंबर्स के लिए भी सेम इसी तरीके से मिलेगा कि अगर वो ऑल इंडिया या फिर होम टाउन जाके वापस आता है तो मिलेगा उसको हेडक्वार्टर के डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, हेडक्वार्टर के डिस्टेंस अगर कम है तो वो मिलेगा, और एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर कम है तो फिर वो मिलेगा। और तीसरा यहाँ पर ये बताया हुआ है कि सपोज उसके जो पेरेंट्स है वो स्टडी लीव वाले स्टेशन पर नहीं है, वो नॉर्मल स्टेशन पर है, तो जैसे उनको नॉर्मली एलटीसी मिलता है वो अपने पेरेंट्स के लिए नॉर्मली एलटीसी भी अवेल कर सकता है वाइल ही इज ऑन स्टडी लीव। नेक्स्ट है एलटीसी ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो भाई कोई जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि सस्पेंशन पे है उसको लीव अलाउ नहीं होती है। इसको यहाँ से पढ़ेंगे हम जीआईडी 20 पर। गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन कैन नॉट अवेल एलटीसी, क्योंकि उसको कोई लीव नहीं मिल सकती, चाहे कैजुअल लीव भी क्यों ना हो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन के पीरियड के टाइम पे उसको ना तो सीएल मिलेगी ना कोई दूसरी लीव मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी सस्पेंडेड है, ऑफिस तो वो आ नहीं रहा, तो फिर लीव किस बात की। तो इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो सेल्फ के लिए एलटीसी नहीं क्लेम कर सकता वाइल ऑन सस्पेंशन, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स हैं ये, उनके लिए एलटीसी क्लेम कर सकता है। तो उसके फैमिली मेंबर
नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर जैसे एलटीसी क्लेम करते हैं वो उसके फैमिली मेंबर जरूर अवेल कर सकते हैं, बट वो खुद नहीं कर सकता। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है अब ये एलटीसी ड्यूरिंग एलपीआर। एलपीआर मतलब लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। तो एलपीआर पर कोई एलटीसी ले सकता है या नहीं, तो यस, एलटीसी कैन बी अवेल ड्यूरिंग एलपीआर। और ये रूल नंबर 7 के जीआईडी 21 के अंदर है। ये है जीआईडी, इसके अंदर मेन चीज आप मार्क कर सकते हो। चाहे होम टाउन एलटीसी उसे लेना हो, चाहे ऑल इंडिया एलटीसी लेना हो, दोनों ही वो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम पीरियड के अंदर ले सकता है, लेकिन उसकी जर्नी जो है वो उससे पहले पहले खत्म हो जानी चाहिए। किससे पहले? उसकी लीव से पहले। ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सपोज ये 31 मई 2024 को रिटायर कर रहा है और ये जनवरी से अपनी एलपीआर पर चला गया, ठीक है, तो 1/1/2024 से 35/24 तक उन्होंने एलपीआर अपनी अवेल की। इसी बीच वो अपना होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं या फिर ऑल इंडिया एलटीसी, जिसके लिए भी वो एंटाइटलमेंट है। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो एलपीआर से पूरी होने से पहले उसको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, ठीक है, प्रोवाइडेड द रिटर्न जर्नी इज कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ एलपीआर। सो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए है। इसमें से टाइप्स ऑफ एलटीसी और ब्लॉक ईयर वगैरह अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। और उसके बाद एलटीसी के थर्ड पार्ट के अंदर ये बाकी के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फाइन, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। So thank you for watching.